हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। बेटा आइए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारा अध्याय था विद्युत धारा, और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। और इसके टोटल 7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास के बारे में, लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए बेटा सभी बच्चे। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत नमस्कार बेटा, हैप्पी दिवाली सभी बच्चों को। और आज हम सीखने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। वो तो हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। आज हम इस पर बनने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं, फिर साथ में बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है और उस पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों टॉपिकों पर आज चर्चा होने वाली है प्यारे बच्चों। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार बेटा। आइए, तो आज के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर दूं। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के त्योहार स्टार्ट हो चुके हैं। आज छोटी दिवाली है और कल हमारी बड़ी दिवाली है। तो इस दिवाली के ऑफर पर, दिवाली के उत्साह पर आपको डाउटनट एक बहुत ही अच्छा उपहार देने जा रहा है प्यारे बच्चों। अंकित, क्या उपहार देने जा रहा है दिवाली पर? डाउटनट आपको देने जा रहा है कि जो भी बच्चा 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का है, तो वो अगर डाउटनट में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको पढ़ाई कर सकता है मात्र 1499 रुपए के कोर्स से बेटा, जिसमें पूरा उसको पढ़ाया जाएगा। और जेई नीट के बच्चा अपनी जेई नीट की तैयारी कर सकता है मात्र 4999 रुपए में, पूरी तैयारी डाउटनट पे कर सकता है प्यारे बच्चों। तो दिवाली उपहार सभी को मुबारक हो, जल्दी से उपहार ले लीजिए जिससे आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो जाए बेटा। आइए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। जेई 2022 हिंदी माध्यम का कोर्स बेटा डाउटनट पे स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा कोर्स बेटा 20 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस बैच का नाम रखा गया है विजेता बैच। ये कंप्लीट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे हिंदी माध्यम में हैं और चाहते हैं कि उनका जेई इस साल क्लियर हो जाए, तो जेई का बैच वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका नाम है जेई 2022 विजेता बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। आपका कोर्स अच्छे से होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि डाउटनट ने 2021 में, डाउटनट के प्यारे प्यारे बच्चों ने 2021 में जो रिजल्ट दिया, मतलब इस साल जो रिजल्ट दिया जेई का, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है ना। 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइज, 99.98, 99.82, 99.8178, ऐसी हजारों परसेंटाइज डाउटनट ने दी है बेटा। और इस कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेटा मैं बता दूं, इस वीआईपी कोर्स का बेनिफिट है हर क्लास में 2 टीचर्स। एक टीचर लाइव क्लासेस लेगा तो दूसरे टीचर्स आपके कमेंट्स में पूछे जाने वाले डाउट्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा बेनिफिट, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, सबका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तीसरा सबसे बेनिफिट, आपका हर संडे टेस्ट होगा, होमवर्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर के नोट्स मिलेंगे, ये आपको सब कुछ दिया जाएगा। चौथा बेनिफिट, जब आप प्लास्टिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है आपको कोई डाउट आ रहे हो, तो आप उन डाउट्स के भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं, उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे बेटा। तो जल्दी कीजिए बेटा, देर नहीं कीजिएगा इस कोर्स को ज्वाइन करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ओके प्यारे बच्चों, तो जो भी इस वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है या कमेंट कर सकता है, या आपके सामने पोल आ रहा है उस पोल पे हाँ कर सकता है कि मैं वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं प्यारे बच्चों। तो शिवकांत बेटा, डॉक्टर अंकित बेटा, है ना, वेरी गुड बेटा। शीतल कुमारी बेटा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को, हैप्पी दिवाली बेटा। शीतल, न्यू स्टूडेंट्स, नो इश्यू बेटा, बट आप एक काम करिएगा बेटा, आज आप लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं शीतल, आप बाकी के 7 लेक्चर्स देख लीजिएगा, है ना, आपके पास अभी टाइम भी है, आराम से आप देख सकते हैं। ओके बेटा, जल्दी से पोल करें बेटा, है ना। आइए, अब हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई को। मैंने आपको बता दिया कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डाउटनट पे काफी अच्छे बैचेस चल रहे हैं और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है बेटा। भरत कुमारी बेटा है बेटा। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे चालक तार के प्रतिरोध के बारे में। तो कॉपी पेन को उठा लो बेटा, अब पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ओके, आ जाइए, पढ़ाई करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? पढ़ाई करेंगे। ओके प्रकाश बेटा, आइए पढ़ाई करते हैं। हैप्पी दिवाली बेटा। हम जानते हैं जब भी किसी चालक तार के प्रतिरोध के बारे में बात की जाती है तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा कि अगर एक चालक तार है,
जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। तो मैंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि उच्चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो रो L अपॉन A होगा, जहां पे रो क्या है, विशेष प्रतिरोध, L क्या है, लंबाई, और R क्या है, क्षेत्रफल है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं और आज इस पर बनने वाले प्रश्न कराने वाला हूं कि चालक तार का प्रतिरोध का सूत्र था रो L अपॉन A था, रो L अपॉन A था। और फिर मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी, अगर लंबाई को n गुना कर दोगे तो आपका जो प्रतिरोध है वो कितना गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा आज नया है तो उसको ये वाली बात सीखने के लिए पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी। तो जैसे समय मिले वो उन क्लासों को देख ले। अगर मैंने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल को n गुना कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध जो है वो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों बातें हमने सीख ली थी और दोनों बातों पर बनने वाले प्रश्न भी हमने कर लिए थे। आज बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिरोधों का दो प्रकार से संयोजन होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर प्रतिरोधों का संयोजन तो हम लोगों ने 10वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था। बिल्कुल पढ़ लिया था बेटा, मुझे भी पता है आपने 10वीं कक्षा में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। लेकिन बेटा जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है व्रत कुमारी बेटा, वो आपने केवल बिल्कुल छोटे लेवल पर पढ़ा है। ओके बेटा, चित्रा, अर्जुन, शिवम, गणेश, इंद्रजीत, अभिषेक, निक्की, है ना। ओके बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आर्यन बेटा सबको क्लियर है? ओके रामलाल, तो हम बात करते हैं बेटा प्रतिरोधों के संयोजन की। तो आपने जो 10वीं कक्षा में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा बेटा वो बिल्कुल सिंपल था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। तो बेटा हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रतिरोधों का संयोजन है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है बेटा कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन जिसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और दोनों के सूत्र मैंने आपको बता चुका हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का श्रेणी क्रम का सूत्र मैंने बताया था कि अगर ये तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और जिसको मैंने कहा था अगर ये सभी प्रतिरोध समान हो तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आप N इंटू R लिख सकते हो। अगर सारे प्रतिरोध बराबर हो तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध NR लिखा जा सकता है। समांतर क्रम संयोजन मैंने सिखाया था कि अगर ये प्रतिरोध R1 है, अगर ये प्रतिरोध R2 है, अगर ये प्रतिरोध R3 है, ऐसे करके अगर ये तीन प्रतिरोध हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। और ये भी हम लोग पुरानी क्लास में मतलब कल की क्लास में सीख लिए थे बेटा। ओके प्यारे बच्चों, और हमने जाना था कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और फिर हमने देखा था अगर ये सारे प्रतिरोध समान हैं, अगर ये सारे प्रतिरोध क्या हैं, समान हैं, R1 R2 के बराबर है, R3 के बराबर है, तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हम क्या लिख देते हैं, R/N लिखा जाता है। तो अगर सभी प्रतिरोध बराबर हो तो R/N लिखा जाता है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में NR लिखा जाता है। अब मैं आपको इन पर बनने वाले प्रश्न कराऊंगा, फिर आएगा क्यूज का पहला क्वेश्चन। ओके, लेकिन वो 5-1 मिनट बाद आएगा। अभी हम पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर क्यूज आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, N इंटू R होता है, और समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R/N होता है, या फिर ये सूत्र होता है। ओके बेटा, आइए। ओके बेटा, रामलाल बेटा अगर आपने कोई पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा, ये दो सूत्र होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के और समांतर क्रम संयोजन के। पहला प्रश्न हम बात करने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं। क्या प्रश्न ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है बेटा,
अगर बेटा मैं सिंपल प्रश्न लेके आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं खुद ही प्रश्न ले रहा हूं, बाकी तो फिर मैं प्रश्न खुद लेकर के आया हूं आपको करवाने के लिए अच्छे, लेकिन पहले मुझे कुछ सिखाना है, इसलिए कुछ प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं। बेटा अगर मैं बोलूं कि इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो आप बोलोगे सर R प्लस R प्लस R मिलके तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 3R हो गया। बिल्कुल सही है बेटा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 3R हो गया। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, आंसर कितना हो गया, 3R हो गया। वेरी गुड। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसा मामला है, 1 2 और 3 प्रतिरोध है ना, ये 3 प्रतिरोध हैं, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। अब मैं आपको बोलूं कि तुल्य प्रतिरोध बताओ, तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो अब आप बोलोगे सर अब तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए बेटा, अब तुल्य प्रतिरोध होना क्या चाहिए कमल बेटा, बताइए क्या होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो आप बोलोगे सर 3R होना चाहिए, मैं बोलूंगा गलत है, गलत है एकदम। क्यों गलत है सनी कुमार, क्यों गलत है बेटा 3R, अनूप यादव 3R क्यों गलत है, इसका 3R क्यों गलत है, इसका तो 3R सही था, ये भी 3R होना चाहिए, श्रेणीक्रमी तो है, 3R नहीं है, लेकिन 4 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुने बेटा, सुने बेटे, इस तार का मतलब क्या है, इस तार के मतलब को जाने बेटा, इस तार के मतलब को जाने। ये तार क्या कर रहा है बेटा, जब यहां से धारा आएगी, जब यहां से धारा आएगी तो तार बोलेगा, देखो कोई भी इंसान कहां जाना चाहता है, जहां पे कोई प्रतिरोध ना मिले। आप कौन से रास्ते में गाड़ी चलाना चाहोगे, आप उस रास्ते से गाड़ी चलाना चाहोगे जिस रास्ते में आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले, जिससे आप आराम से निकल जाओ, आप उस रास्ते से गाड़ी चलाएंगे जहां पे आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले। तो आप मुझे बताइए, ऊपर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, नीचे 2-2 प्रतिरोध है, नीचे 2-2 प्रतिरोध है, ऊपर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो यहां से धारा आएगी और सीधे ऊपर से भाग लेगी, सीधे ऊपर से भाग के इधर से होती हुई यहां जाएगी। इनके पास क्या गई धारा, कुछ भी नहीं गई। धारा कितनी मिली इनको, 0 मिली। इनको धारा कितनी मिली, 0 मिली। इनको धारा कितनी मिली, 0। इनके पास कोई भी धारा नहीं आई, क्यों, सारी धारा ऊपर से निकल गई, बाईपास हो गई। क्यों, क्योंकि ऊपर कोई भी प्रतिरोध नहीं था, सीधे सीधे निकल गई। तो मतलब इन दोनों प्रतिरोध का होना और नहीं होना बराबर है, मतलब इन दोनों प्रतिरोध को लगाओ या हटा दो, बात एक है। मतलब ये क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, इनको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाना। ये क्या हो गए, दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब इनका यूटिलाइज खत्म हो गया। तो ओनली सर्किट में कितने प्रतिरोध बच गए, इनके सर्किट में केवल और केवल एक प्रतिरोध बच गया, और केवल कौन सा बचा, वो R बच गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, केवल R बच गया। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध केवल और केवल R हो गया। तो आंसर इज R हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो गया। कैसे निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला, यहां पे जैसी तार को लगाया तो सारी धारा नीचे से आई, ऊपर से निकल गई, इनको कुछ भी धारा नहीं मिली। क्यों, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं था। तो जब यहां से धारा आई तो इसको तो मिली, तो तुल्य प्रतिरोध R हो गया। आइए बेटा, अगर मान लो ऐसा कर दे, अगर मान लो ऐसा कर दे, 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3 हैं। अब मान लो यहां पे यूं लगा दिया और ये तीनों प्रतिरोध R के हैं। अब बताओ तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप देखोगे यहां से धारा आएगी, इसके पास जाएगी, ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो सीधे ऊपर से होकर निकल जाएगी और यहां पे आ जाएगी। तो इसको मिलने वाली धारा क्या हो जाएगी, इसको मिलने वाली धारा 0 हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो धारा किसको मिली, 2 प्रतिरोध को मिली। कौन कौन से 2 प्रतिरोध को मिली, इसको मिली और इसको मिली। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 2R हो गया। वेरी गुड बेटा, तुल्य प्रतिरोध 2R हो गया। वेरी गुड, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2R हो गया। लेकिन अगर मान लो कुछ गड़बड़ कर दे, क्या गड़बड़ कर दी जाए, क्या गड़बड़ कर दी जाए बेटा, गड़बड़ कुछ इस प्रकार से कर दी जाए कि ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मान लो मैंने एक तार को यूं लगा दिया, यहां तक लगाया था तार को तो समझ में आता है, लेकिन अब मैंने तार को क्या करा, अब मैंने तार को यूं लगा दिया। तो बेटा मैंने एक तार लगा दिए, 2-2 तार लगा दिए, 2-2 तार लगा दिए, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया। अब मैंने पूछा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करना बच्चा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसमें जल्दबाजी करी तो क्या हो जानी है, गड़बड़ हो जानी है।
जल्दबाजी बिल्कुल हमको नहीं करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, कैसे हल किया जाएगा, सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं। आ जाओ, अब मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से मेरे उस तरीके को सीखिएगा। वो तरीका आप जैसे ही सीख जाओगे तो ये प्रश्न चुटकियों में हो जाएगा, ये प्रश्न फिर चुटकियों में हो जाएगा। अगर मैंने जो तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो ये प्रश्न आपसे चुटकियों में हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है बेटा। ओके रामलाल बेटा, आइए इस मेथड को अपन सीखते हैं, कैसे इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे बेटा। ओके, ये लेक्चर नंबर 8 चल रहा है बेटा, इसके 7 क्लासेस हो चुकी है। जिसने अब तक की 7 क्लासेस नहीं देखी हो, जैसे समय मिले वो जरूर देख लीजिएगा। नहीं बेटा, 0 नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखो आप देखोगे, एक बार सोचते हैं, धारा वाले कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। तो बेटा अगर यहां से धारा आई तो आप बोलोगे सर धारा ऊपर से निकल जाएगी, नीचे प्रतिरोध मान लिया, धारा ऊपर से निकल गई, मान लेते हैं। तो धारा यहां पहुंच गई। अब धारा यहां पहुंच गई तो फिर धारा यहां गई होगी, बिल्कुल गई होगी। धारा यहां गई होगी तो अब धारा वापस देखेगी, क्या नीचे कोई प्रतिरोध नहीं है, धारा वापस इधर आ जाएगी। जबकि धारा को इधर आना चाहिए, धारा को इधर निकलना चाहिए, धारा को इधर निकलना चाहिए, धारा इधर क्या गई, तो एक घूमती रहेगी धारा, क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको मैं एक तरीका सिखाने जा रहा हूं। वो तरीका क्या है, वो तरीका आप ध्यान से सुनेंगे और तरीके को ध्यान से समझेंगे। वो तरीका आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब जाके वो तरीका आपको समझ में आने वाला है। क्या करेंगे, देखो आप पहले ऐसे पॉइंट ढूंढिए जो कि जंक्शन पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ये हो गया जहां पे जॉइंट हो रहे हैं, एक पॉइंट ये हो गया जहां पे जॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट ये हो गया जहां पे जॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट ये हो गया जहां पे जॉइंट हो रहा है। तो जॉइंट वाले कितने पॉइंट हैं, जॉइंट वाले हम देख रहे हैं 1 2 3 4, जॉइंट वाले टोटल कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। बेटा जहां पे जॉइंट हो रहे हैं उनको कोई नाम दे दो। जैसे मान लो आपने इसको नाम 1 दे दिया, क्या नाम दे दिया, 1 दे दिया, है ना। तो आप ध्यान रखो, अगर आपने इसको 1 दिया, ध्यान से सुनना बेटा, ढंग से सुनना है, आपको नहीं आता है मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने अगर इसको नाम 1 दे दिया है, क्या दे दिया बेटा अमरेश, नाम 1 दे दिया, तो बेटा आप उस बिंदु को भी नाम 1 दो जिसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। इसको 1 दिया तो अब देखो, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो इस रास्ते से जाने पर इस बिंदु के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता, इधर से आने पर इसके बीच के पास जाता हूं तो बीच में प्रतिरोध आता है। अगर मैंने इसको नाम 2 दिया तो मैं इस वाले बिंदु को भी 2 नाम दे सकता हूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में नीचे के रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं आता है, तो इसको भी मैं 2 नाम दे सकता हूं। इसको 1 दिया तो ऊपर से जाने पर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता है, तो मैं इसको भी नाम 1 दे सकता हूं। तो बेटा मैं उन बिंदुओं को समान नाम दूंगा जिन बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता है। मैंने इसको 1 दिया तो मैंने इसको भी 1 दिया, क्योंकि दोनों 1 के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता है। मैंने इसको 2 नाम दिया तो मैंने इसको भी 2 नाम दिया, क्योंकि इनके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आता है। अगर मान लो कोई ऐसे प्रश्न दे देता, मान लो कोई ऐसी बदमाशी करता कि ऐसा प्रश्न आपको बना के देता, बोलता भैया कि यहां पे ऐसा कोई चित्र है, एक प्रतिरोध यहां है और एक ऐसा यहां बना देता। अब बोलता तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो यहां पर भी हम क्या करते, वही काम करते जो वहां कर रहे हैं। क्या काम करते बेटा, हम पहले उन बिंदुओं को ढूंढते जहां पे 2 तार जुड़ रहे हैं बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पे 2 तार जुड़ रहे हैं, यहां 2 तार जुड़ रहा है, यहां 2 तार जुड़ रहा है और यहां पे 2 तार जुड़ रहा है। कहां तार जुड़ रहा है, बहुत जगह तार जुड़ रहा है। तो जहां जहां तार जुड़ रहे हैं उनको क्या देंगे, नंबर देंगे। अगर आपने इसको 1 नंबर दिया तो क्या मैं इसको 1 नंबर दे सकता हूं, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपने इसको 1 दिया तो इस रास्ते के बीच में प्रतिरोध आ गया। अगर प्रतिरोध आ गया तो इसको 1 नहीं दे सकते। यहां पे जब इसको 1 दिया था तो इसको 1 क्यों दिया था, क्योंकि इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा था। लेकिन इसको 1 दिया तो इसको 1 नहीं दे सकता, क्योंकि बीच में प्रतिरोध टपक गया है। तो मतलब यहां पे 1 लिख पाना संभव नहीं है, इसको हटा दिया। क्या मैंने इसको 2 नाम दिया तो क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है। जैसे मैंने इसको 2 लिखा था तो मैंने इसको भी 2 लिखा, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा था। तो फिर मैं प्यारे बच्चों इसको क्या नाम दूं, इसको कुछ और नाम दो, 3 नाम दो, क्योंकि ना तो 2 लिख सकते हैं ना 1 लिख सकते हैं, तो एक नया नाम 3 दे दिया। तो यहां पे 3 नाम आ गए, यहां पे 2 नाम आ गए। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे सर, अब बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
आपके पास दो नाम है, एक और दो, एक लिखो और यहां पे दो लिखो। यहां पे कितने नाम आए? तीन, तो यहां पे एक लिखो, यहां पे दो लिखो और यहां पे तीन लिख लो। जितने नाम आए उनको लिख लो। सबसे बढ़िया शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं ऐसे प्रश्नों करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्रश्न धड़ाधड़ होंगे फिर आपसे। तो आपके पास दो नाम आए तो एक और दो को लिखा, यहां पे तीन नाम आए तो एक, दो और तीन को लिखा। अब क्या करेंगे, अब बताता हूं बेटा। अब देखो, एक और दो के बीच में कितने प्रतिरोध है उनको लगाते जाओ। एक और दो के बीच में पहला प्रतिरोध ये रहा, लगा दो। एक और दो के बीच में पहला प्रतिरोध आर हो गया। एक और दो, ये एक रहा और ये दो रहा, है ना। तो इनके बीच में भी पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, ये लगा दो। एक और दो के बीच में एक और प्रतिरोध लगा दिया, आर। एक और दो के बीच में ये एक रहा और ये दो रहा, इसके बीच में एक और प्रतिरोध है, लगा दो। एक और दो के बीच में एक और प्रतिरोध हमने लगा दिया। तो हमने क्या देखा कि एक और दो के बीच में कुल कितने प्रतिरोध हैं भैया? तीन प्रतिरोध हैं। और तीनों कौन से क्रम में हैं? तीनों आपके समांतर क्रम में हैं। जब तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R/N होता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। कितने प्रतिरोध हैं? तीन, तो RN का मान कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना हो गया? R या R/3? आंसर हो गया R/3 हो जाता है। कैसे किया वापस से सीखेंगे, वापस से सीखेंगे। हमने इसको एक बोला तो हमने इसको भी एक बोला क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं है। हमने इसको दो बोला तो हमने इसको भी दो बोला, कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर हमने एक और दो को लिखा, एक और दो के बीच में एक प्रतिरोध लगाया, ये वाला लगाया। फिर एक और दो के बीच में एक और प्रतिरोध है, वो भी हमने लगाया। फिर एक और दो के बीच में एक और प्रतिरोध है, वो भी हमने लगाया। तीनों कौन से क्रम में दिखे? समांतर। आंसर R/N। और n कितने हैं? 3, तो n का मान 3 हो गया। ऐसे ही हमने यहां पर देखा, हमने इस वाले प्रश्न में क्या देखा कि यहां पे तीन बिंदु हैं, 1 2 3। हमने इसको देखा, एक और दो के बीच में एक प्रतिरोध, तो हमने एक और दो के बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया। दो और तीन के बीच में एक और प्रतिरोध, तो हमने दो और तीन के बीच में एक और प्रतिरोध लगा दिया। दो और तीन के बीच में एक और प्रतिरोध, तो दो और तीन के बीच में हमने एक और प्रतिरोध लगा दिया। एक और तीन के बीच में एक प्रतिरोध, तो हमने एक और तीन के बीच में एक और प्रतिरोध लगा दिया। और हमसे तुल्य प्रतिरोध यहां पे और यहां पूछा गया है। वापस से देखें, वापस से देखें, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। वापस से देखें, क्या देखा हमने? एक और दो के बीच में एक प्रतिरोध, एक और दो के बीच में एक प्रतिरोध, दो और तीन के बीच में एक, दो और तीन के बीच में एक, तो दो और तीन के बीच में दो प्रतिरोध, दो और तीन के बीच में दो प्रतिरोध हमने बना दिए। फिर एक और तीन, ये तीन है और ये एक, तो ये किसके बीच में है? ये आपका एक और तीन के बीच में, तो एक और तीन के बीच में एक और प्रतिरोध बना दिया। तो अब क्या देख रहे हैं? अब हम देखते हैं ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हैं। ये दोनों प्रतिरोध तो हमारे समांतर क्रम में हैं। कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? R या R/N? R/N होता है। n क्या है? प्रतिरोधों की संख्या 2 है, तो R/2 हो गया। तो मतलब इन दोनों को तो R/2 हो गया। तो यहां पे कितना है? R है, ये R है, ये कितना है बेटा? R। और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R/2 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये R/2 हो गया। ये R और R/2 कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए बेटा? श्रेणी क्रम में हो गए हैं बेटा। और क्या बेटा? सत्य है क्या? कौन से क्रम में हो गए दोनों? ये R और R/2 कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो R को R/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? R प्लस R/2। तो ये फाइनली कितना हो गया? 3R/2 हो जाता है। तो ये 3R/2 और ये R हो गया। और ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं, ये R और ये 3R/2। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से। क्या बात समझ में आई है बेटा? हम कैसे करेंगे? अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए बेटा? अब ये दोनों बेटा आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में हो जाते हैं। आपका 3R/2 और आपका कौन सा बेटा? R। ये आपका R हो गया और ये आपका 3R/2। और दोनों कौन से क्रम में हो गए? ये समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आप सभी बच्चे जानते हैं। आराम से आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 से। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने इन दोनों प्रश्नों को कैसे किया ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि पहले बिंदु के नाम लिखते हैं। अब आपके सामने बेटा आज की कक्षा का पहले क्यूज नंबर फर्स्ट आ रहा है।
क्यूज नंबर फर्स्ट में बेटा 2 क्वेश्चंस होंगे और वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लासेस पर आधारित होंगे, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है और आज भी पढ़ा है। तो बेटा जल्दी से क्यूज नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। 3 तारों के द्रव्यमानों का अनुपात पता है, लंबाइयों का अनुपात पता है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। स्टार मार्क्स जरूर से जरूर इसको कर लें बेटा। जल्दी से बेटा आंसर दे बेटा। अवनीश, वर्षा, रोहिणी, शीतल, रामलाल बेटा, अंकित कुमार, भरत कुर्मी बेटा, जल्दी से बेटा आंसर बताएं। शिवकांत बेटा, निक्की, शिवम, पिंकी, शीतल बेटा, जल्दी से बेटा। कमल, वेरी गुड, आंसर दिया आपने बी। नहीं बेटा, आपका आंसर गलत है। अवनीश, रोहिणी, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आपके पास त्रिज्या दी है, आपसे बेटा धारा का मान पूछा गया है। धारा का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है बेटा। निशा, पिंकी बेटा, अरविंद, वेरी गुड बेटा। जल्दी से आंसर दें बेटा सभी बच्चे, फटाफट से आंसर दें। कॉपी पेन को लिखे बेटा करो मेरी क्लास में बेटा। आपको पता है मेरी क्लास के अंदर क्वेश्चंस भी काफी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी हम काफी सीखते हैं। महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लिया करो तुरंत, जल्दी एकदम एक्टिव होकर बेटा करो बेटा पहले से ही, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड भी फास्ट रखता हूं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता हूं 1 सेकंड का भी क्लास के अंदर। ओके बेटा, तो जल्दी से बताएं बेटा आंसर। शोएल बेटा, जल्दी से आंसर दे बेटा। आइए बेटा हम दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा पहले क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो बहुत ही आसान, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। ऐसा क्वेश्चन है कि मैं मानता हूं मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट आता है, मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है, कई बार डाउट आता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते हैं। द्रव्यमान का अनुपात दिया है m1 अनुपात m2 अनुपात m3 दिया है, कितना दिया है 1:3:5 दिया है, और फिर हमें लंबाइयों का अनुपात दिया है L1 अनुपात L2 अनुपात L3, वो हमें 5:3:1 दिया है। हमको अगर फॉर्मूला पता हो तो हमसे प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हमसे पूछा गया है। हमें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, हमें प्रतिरोध का ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें लंबाई आती हो और जिसमें द्रव्यमान आता हो। हम तो प्रतिरोध का ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर ρL/A। इसमें तो लंबाई और क्षेत्रफल आता है। आपको अपने दिमाग की घंटी बजानी होगी, आपको सोचना होगा कि प्रतिरोध में यहां पर क्या आ रहा है, लंबाई आ रहा है, लेकिन यहां तो द्रव्यमान दे रखा है, मतलब द्रव्यमान तो आ ही नहीं रहा, मतलब क्षेत्रफल नहीं दिया, लेकिन द्रव्यमान दिया है। तो सोचो दिमाग लगाओ बेटा, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं मिलेगा। शालू बेटा, साऊ बेटा सोचो, अगर यहां लंबाई है और यहां क्षेत्रफल है, लंबाई तो पता है लेकिन क्षेत्रफल नहीं पता, लेकिन क्षेत्रफल की जगह एग्जामिनर ने हमें द्रव्यमान दे दिया है, तो क्यों ना इस क्षेत्रफल को आयतन बना लिया जाए। अगर क्षेत्रफल को आयतन बना लेते हैं तो द्रव्यमान लिखा जा सकता है घनत्व के रूप में, कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन लिखा जा सकता है, क्योंकि द्रव्यमान का संबंध हमेशा घनत्व से होता है। तो घनत्व को लाने के लिए हमें आयतन को लाना होगा, घनत्व को लाने के लिए हमें क्या लाना होगा बेटा, हमें आयतन को लाना होगा, और आयतन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस प्रतिरोध को R को ऐसे लिखो ρL/A, और इसमें ऊपर नीचे अगर मैं L से गुना कर दूं, तो L से गुना करने से क्या हो गया, R ρL², और क्षेत्रफल गुना लंबाई आपका आयतन हो जाता है। क्षेत्रफल गुना लंबाई क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। आप ध्यान से देखो बेटा, आयतन आ चुका है, और आयतन आने से फायदा क्या हो गया, आयतन को द्रव्यमान में लिखना बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है D, वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, और हमें लाना क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कब आएगा, जब आयतन की जगह हम क्या लिख दें, जब आयतन की जगह द्रव्यमान बटा घनत्व लिख दें। तो अगर मैंने आयतन की जगह या V की जगह द्रव्यमान बटा घनत्व लिखा तो प्रतिरोध क्या बन जाएगा, देखो R बराबर ρL², आयतन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो घनत्व कहां चल जाएगा, ऊपर, तो घनत्व कहां चला गया, ऊपर चला जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, कि जो प्रतिरोध है हमारा, चालक तार का जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध क्या है, लंबाई के वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है।
लंबाई के वर्ग के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप ध्यान से देखो, प्रतिरोध में बेटा, प्रतिरोध के अंदर लंबाई भी आ चुकी है, तो प्रतिरोध में आपके द्रव्यमान भी आ चुका है। तो प्रतिरोध में लंबाई और द्रव्यमान कैसे आए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चों का प्रश्न गलत हो गया। क्यों, वापस बताता हूं, R बराबर रो L अपॉन A होता है। अगर मैंने इसको ऊपर नीचे लंबाई से गुना कर दिया तो क्षेत्रफल गुना लंबाई आपका आयतन बन जाएगा, और आयतन को हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व लिख सकते हैं। तो आयतन को द्रव्यमान बटा घनत्व लिखेंगे तो md ऊपर चला गया, तो प्रतिरोध जो है आपके लंबाई के वर्ग और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और हमारे पास लंबाई और द्रव्यमान हमें पता है। तो अगर हमसे प्रतिरोध का अनुपात हमें ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 जो होगा वो क्या होगा, L1 स्क्वायर बटा M1 होगा, अनुपात L2 स्क्वायर बटा M2 होगा, बटा L3 स्क्वायर बटा M3 होगा। इस प्रकार से हम इसके अनुपात को लिखेंगे। तो अगर मैं L1 का वैल्यू रखूं तो L1 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, और M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा M के फॉर्म में। अनुपात L2 का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, M2 का वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगा, अनुपात यहां पे L3 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और M3 का वैल्यू 5, तो M3 का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करता हूं तो 5 का स्क्वायर 25, अगर अनुपात देखूं 3 से 3 कट गया तो 3 बचेगा, अनुपात 1/5 बच जाता है। नीचे जो 5 होता है उसको हटाने के लिए 5 से गुना कर देंगे। तो अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 को 25 से गुना करा तो 125, 5 को 3 से गुना करा तो 15, 5 को इससे गुना करा तो 1, तो अनुपात कितना हो गया प्यारे बच्चों, 125 अनुपात 15 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका डी हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो शिवम बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, अवनीश बेटा, लोकेश, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा पढ़ाई के अंदर। तो आपने क्या देखा कि प्रतिरोध का अनुपात हो गया 125 अनुपात 15 अनुपात 1 हो जाता है। हमने क्या सूत्र लगाया, R बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाई M, हम इसमें सूत्र लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया था, अगला प्रश्न हमें दिया है, धारा पूछी गई है, आवृत्ति हमें दे रखी है 6.8 गुना 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड दे रखे हैं, ठीक है बेटा, और हमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिया है और त्रिज्या दी है। तो धारा का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, FNE होता है। यहां पे F क्या होती है, आप जानते हैं, धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, सभी बच्चे जानते हैं। आवेश NE होता है बटा समय होता है, और समय के व्युत्क्रम को हम लोग आवर्ती बोलते हैं FNE। तो F का मान ये रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन है, और आवेश सभी को पता है। तो धारा क्या हो जाएगी, आवृत्ति है कितनी, 6.8 × 10⁻15, यह आवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन 1 है और आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻19 है। इसको सॉल्व करके हम धारा को एम्पियर में ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ओके प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है, और इस प्रश्न के बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। कॉपी पेन को उठा लो, आंसर आपको देना है बेटा इस प्रश्न का। जल्दी से बेटा आंसर बताइए बेटा मुझको। अवनीश, क्या प्रश्न दिया है मैंने आपको, R ओम प्रतिरोध के n समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी प्रतिरोध पूछा गया है बेटा। देखो, समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान R है, तो परिणामी प्रतिरोध बेटा ये पूछा जा रहा है कि सारे प्रतिरोध अगर R है और इन सभी प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, और ऐसे कितने प्रतिरोध है, n है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं समांतर क्रम का जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, R या R/n, R/n हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, R/n हो जाता है। ओके बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये वाला प्रश्न जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रहा था, काफी दिक्कत कर रहा था, इस प्रश्न को कैसे किया जाए बेटा। सोचो, इस प्रश्न में है खास बात, और ये प्रश्न है लाजवाब। जो बच्चा इस प्रश्न का आंसर देगा वास्तव में वो बहुत ही प्यारा बच्चा होगा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा भी होगा, है ना। तो आइए कैसे करेंगे, है ना, खूबसूरत की होड़ मत मचाइए। आइए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा, हम इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, पहले पॉइंट मार्क करो। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। ये हमने सारे पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है, और ये भी एक पॉइंट हो गया।
ये सारे पॉइंट हमने मार्क कर दिए। अब इनको नंबर देना शुरू करते हैं। अगर मैं इनको नंबर देना शुरू करता हूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको 1 बोला तो क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूं? नहीं। लेकिन इसको 1 बोला तो मैं इसको 1 जरूर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो नीचे से आने पर कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा। इसको अगर 1 बोलता हूं तो इसको 1 बोल सकता हूं, क्योंकि नीचे से आने पर कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा। देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। इसको 1 बोला तो इसको 1 बोला जा सकता है, क्योंकि नीचे कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा। इसको 1 बोला तो इसको भी 1 बोला जा सकता है, क्योंकि इसके भी नीचे कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर मैंने इसको 1 बोला तो इसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको 1 बोल सकता हूं। इसको 1 बोला, इसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको भी 1 बोला जा सकता है। लेकिन अगर इसको 1 बोला तो ऊपर से आने पर कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है तो इसको भी 1 बोला जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बेटा, इतना लाजवाब प्रश्न मैं बता रहा हूं जिसके हद नहीं। आप ध्यान से सोचते जाइए, आपका वास्तव में मजा आ जाएगा, माथा हिल जाएगा। अगर आपने इसको 1 बोला तो नीचे से कोई प्रतिरोध नहीं है तो आपने इसको 1 बोला। इसको 1 बोला तो नीचे से कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको आपने 1 बोला। इसको 1 बोला तो ऊपर से कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसको भी 1 बोला। तो हमने उसको 1-1 बोला जिसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं थे, जिसके ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं थे। इसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं था, 1 बोला। इसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं है, 1 बोला। इसके ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं है तो 1 बोला। तो सारे बिंदु 1 हो गए। इसको क्या बोला? 2 बोला। तो कुल कितने बिंदु मिले? 2, 1 और 2। अब लगाओ प्रतिरोध। तो आप क्या देखोगे बेटा कि ये सारे प्रतिरोध बेकार हैं, क्योंकि 1 और 1 के बीच में कोई प्रतिरोध काम नहीं करता। समान बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध कार्य नहीं करते। तो यहां पे इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। केवल क्या बचा है? 1 प्रतिरोध। तो आंसर क्या हो गया? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया बेटा? R हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? R हो जाता है। पहला ऑप्शन होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या होगा? पहला पोर्शन होगा। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। आइए, 2R/5 नहीं, R होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा। हमें क्या करना है? A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सोचना होगा कि A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाए बेटा। आइए, अगर बेटा A से धारा आती है तो बेटा वही प्रतिरोध काम करते हैं जिसमें धारा आती है। जिसमें धारा नहीं आती वो प्रतिरोध कभी काम नहीं करते। अगर A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो A से धारा आनी चाहिए और D से धारा वापस बाहर जानी चाहिए। तो बेटा अगर A से धारा आएगी तो यहां पे धारा को 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर भी धारा जाएगी तो इधर भी धारा जाएगी। और यहां पे जब धारा आ जाएगी तो यहां पे धारा को 2 रास्ते मिलेंगे। अगर यहां पे धारा ने गलत निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया, अगर धारा इधर भी चली गई और इधर भी चली गई तो इधर जाने वाली धारा को वापस यहां पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस परिपथ में जाने वाली धारा क्या होने वाली है? इस परिपथ में जाने वाली धारा 0 होने वाली है। इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर इसमें धारा चली गई तो वापस इधर नहीं आ पाएगी। इसलिए यहां पर आने वाली सारी धारा इधर ही चली जाएगी। इधर धारा आएगी, इसके पास 2 रास्ते होंगे, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। लेकिन गलती से अगर इस प्रतिरोध में धारा चली गई तो वो वापस इधर नहीं आ पाएगी। इसलिए इस वाले तार में भी जाने वाली धारा क्या होने वाली है? आपकी 0 होने वाली है। तो मतलब इसमें भी कोई धारा नहीं जाएगी। तो मतलब यहां से धारा सारी आती हुई यहां से होती हुई निकल जाएगी। तो धाराएं कौन कौन से तार में जाने वाली है? तो धारा बेटा आपकी इस तार में जाएगी, धारा आपकी इस तार में जाएगी, धारा आपकी इस तार में जाएगी, इस तार में जाएगी, इस तार में जाएगी और इस तार में जाएगी। यहां से धारा आएगी, यूं होती हुई यूं निकल जाएगी। तो कैसे धारा जा रही है? देखो, एक प्रतिरोध यह है, एक प्रतिरोध यह है, एक प्रतिरोध यह है और एक प्रतिरोध यह है और एक प्रतिरोध यह है, और ऐसे होती हुई यहां से निकल गई। तो हमने क्या देखा कि यहां पे ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका D है, और ये सारे प्रतिरोध क्या हैं? R ओम के हैं। ये सारे प्रतिरोध बेटा कितने ओम के हैं? R ओम के हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें धारा कुछ नहीं जा रही, इसमें धारा कुछ नहीं जा रही, तो प्रतिरोध ऐसा बनेगा। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है ना? कैसे आसान हो गया बेटा पिंकी? आप क्या देख रहे हो? दोनों कौन से क्रम में हो गए? ये श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 + R2। तो R + R कितना हो गया? 2R। ये दोनों भी कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए।
और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, तो ये भी कितना हो गया 2R। और दोनों में हम क्या देखते हैं, ये R का है और ये आपके पास 2R का हो गया, और ये भी आपके पास 2R का हो जाता है, और ये कितने का है, आपके पास R का है। और हम देख रहे हैं ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं। कौन से क्रम में बेटा, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं। और समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, R/N है। N क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 का भाग दिया तो कितना बचा, R बचा, तो ये R हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, ये R है, ये R है और ये R है, तो कितने प्रतिरोध हो गए, कुल 3 प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया तीनों श्रेणी क्रम का, R प्लस R प्लस R 3R, तो आंसर इज 3R। R का वैल्यू 10, तो मतलब 30 ओम हो गया, आंसर इज थर्ड होगा बेटा। कैसे हुआ समझ में आया बेटा नीरज, कैसे किया अपन ने, वेरी गुड बेटा 30। तो ये दोनों श्रेणी क्रम 2R समांतर क्रम R हो जाएगा और R 3R, R का वैल्यू 10 30 ओम। आइए बेटा अब हम बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्यूज नंबर 2 पर। क्यूज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए आ चुका है। एक अर्धचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन होलों का अनुपात आपको पता है और धारक का अनुपात पता है, तो आपसे अनुगमन वेग पूछा गया है। अनुगमन वेग का अनुपात क्या होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन्स होल का अनुपात पता है, धारा का अनुपात पता है, अवमन वेग का अनुपात पूछा है, तो धारा और अवमन वेग का सूत्र लगा दीजिए, आंसर ज्ञात किया जा सकता है बेटा। तो बेटा संजय जल्दी से आंसर बताएं बेटा। पुरानी क्लास देख लीजिएगा बेटा, है ना, 7 क्लासेस जो हुई हैं वो देखेंगे तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। सनी बेटा, पिंकी बताएं बेटा आंसर। शाहू बेटा, अंकित, रामलाल, भरत, अरविंद। अगला प्रश्न है अनुगमन वेग का मान निर्भर नहीं करता। अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है बेटा। अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है बेटा। कमल, यादव, एवेंजर। अनुगमन वेग का मान निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर नहीं करता बेटा बताएं। अनुगमन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता। आइए बेटा दोनों प्रश्नों के हल मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। हमसे क्या बोला, एक अर्धचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन होल का अनुपात पता है, मतलब N1/N2 हमें पता है, कितना है बेटा 7/5 है। हमें धारा का अनुपात पता है, मतलब I1 अनुपात I2 पता है, जो कितना है 7/4 है। और हमसे क्या बोला है, अनुगमन वेग का अनुपात, मतलब VD1 और VD2 का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात करोगे, अनुगमन वेग का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, धारा और अवमन वेग में क्या संबंध होता है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों कि धारा व अपवन वेग में संबंध, धारा व अपवन वेग में संबंध क्या संबंध होता है बेटा धारा अवमन वेग में। धारा व अवमन वेग में संबंध होता है I बराबर NaEVD संबंध होता है, धारा और अवमन वेग में संबंध होता है। तो अगर बेटा मुझे अवमन वेग का अनुपात ज्ञात करना है तो अवमन वेग का सूत्र क्या बनेगा, I/NaE सूत्र बनेगा। अगर मुझे अवमन वेग का अनुपात ज्ञात करना है तो VD1/VD2 हमें ज्ञात करना है। तो अवमन वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती धारा के है और N के व्युत्क्रमानुपाती है। तो I1/N1 हो जाएगा और I2/N2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। तो हम अगर I1 का वैल्यू देखें, I1 अनुपात I2 कितना है, I1 अनुपात I2 आपका 7/4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I1 अनुपात I2 गुना N2/N1 लिखा जा सकता है। तो I1 अनुपात I2 कितना है, 7/4 है, 7/4 हो गया। और N1/N2 कितना है, 7/5, तो N2/N1 ही हो जाएगा 5/7, उल्टा हो जाएगा 5/7। 7 से 7 कट गया तो अनुपात हो गया 5/4, मतलब बी ऑप्शन हो गया। कैसे किया बेटा, हमने देखा कि धारा अवमन वेग में संबंध I बराबर NaVD होता है, तो VD बराबर I/Na ही हो जाएगा। तो अवमन वेग का अनुपात क्या होगा, धारक के समानुपाती N के व्युत्क्रमानुपाती। तो VD1/VD2 क्या हो गया, I1/N1 और I2/N2। तो I1/I2 N2/N1, I1/I2 का वैल्यू 7/4, N1/N2 का वैल्यू 7/5, तो N2/N1 का वैल्यू उल्टा 5/7। 7 से 7 कट गया, आंसर आपका आ जाता है बेटा। ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन था अनुगमन वेग का मान निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, सोचो।
अनुगमन वेग होता क्या है भैया? अनुगमन वेग का एक सूत्र ये वाला भी आया था, आपको याद हो तो बेटा। एक सूत्र अभी भी हमने देखा, अनुगमन वेग का I/NA है। तो अनुगमन वेग किस किस पर निर्भर कर रहा है भैया? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो इस पर तो निर्भर करता है। एन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि धारा के परिमाण पर निर्भर कर रहा है। अनुगमन वेग फाइनली हम देखें तो ढंग से लंबाई पर निर्भर नहीं कर रहा, कहीं पर भी लंबाई नहीं आ रही है, मतलब अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता? लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, है ना बेटा। सारे लेक्चर्स हैं बेटा ऐप पर, ठीक है, सारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है, होंगे। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आइए अब हम बात करते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है बेटा? देखिए, दो तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर आपका तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम होता है। एक तार के टूटने पर प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त होता है, तो टूटे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा? आप जानते हैं बेटा, अगर दो तार हैं R1 R2, अगर दोनों तारों का समांतर क्रम में जोड़ा तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तुल्य प्रतिरोध हमें कितना दिया है? तुल्य प्रतिरोध आपको 6/5 दिया है। कैसे करोगे बेटा? सोचो, हमें क्या क्या दिया है? हमें तुल्य प्रतिरोध दे रखा है। तुल्य प्रतिरोध कितना है बेटा? तुल्य प्रतिरोध आपको 6/5 ओम दिया गया है। और R1 का मान कितना है? R1 का मान आपके पास 2 ओम है, और R2 आपको ज्ञात करना है। सारी वैल्यू को आप यहां पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध आपको पता है बेटा, R1 आपको पता है, और R2 आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आराम से दिवाली को बनाइएगा बेटा, और मिलते हैं बाद में अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेटा हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी बच्चों को। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में। लेकिन अब तक के 8 क्लासेस जो हो चुकी है वो सारी की सारी क्लासेस आपको देख लेनी है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलता हूं उसको जरूर नोट कर लेना, चाहे क्लास के बाद में कर लेना, बट कर जरूर लेना, और फिर इसी को बार बार रिवाइज करते रहो। तो जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, सारी क्लासेस खत्म होंगी इस चैप्टर की, तो आप देखिएगा आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता होगा। लेकिन जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज जरूर करते रहें बेटा, और जो पढ़ा दिया, जैसे मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको कॉपी में लिखो, चाहे क्लास के बाद में लिखो, और उसको रिवाइज करते रहो, फिर देखिए आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।